हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 9 उपसह संयोजक यौगिक अर्थात संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। चैप्टर 9 आपके कोर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबरिंग की भी अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िए और इजी भी है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और मार्किंग चैप्टर इसको कहा जाता है कि जिसमें बहुत ही कम लिखने पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उनको हम मार्किंग चैप्टर्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। आज हम इंट्रोडक्शन और एडिशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से, है ना, कि उपसर्जक क्योंकि ये जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं क्या। ये है क्या, इसके बारे में हम विस्तार से चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन और इसकी उपयोगिता और महत्व, इम्पोर्टेंस जो है वो भी हम इस लेसन के लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में मेरे को आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसी क्या है इसमें बात जो हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल से मैंने इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी जितने भी उपसर्जक यौगिक हैं इनकी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे पता लगाएं हम? तो मैंने तीन ऐसे संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ये हमारे लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो तीन चीज़ें हैं, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12, जिनका आप बार बार नाम सुनते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल का उपयोग कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं, है ना, और प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल नामक यौगिक है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये किसका कॉम्प्लेक्स है? देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा या उपसर्जक यौगिक होगा उसमें एक न एक सेंट्रल केंद्रीय धातु आयन या परमाणु होगा। तो उस धातु आयन या उस मेटल का नाम क्या है? मैग्नीशियम। तो ये जो है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। हम पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, आपको अभी ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हल्का सा जी के याद रखिए। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दूसरा है हीमोग्लोबिन, है ना। तो हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, टेस्ट होता है, आपके हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है ना। जनरली पुरुषों में 14 मिनिमम पाया जाता है हीमोग्लोबिन। 14 से कम होने पर हम कहते हैं कि इसके अंदर आयरन की कमी होगी। लेडीज़ में थोड़ा कम रहता है, 2.12 10-12 के करीब रहता है, 11 से 12 के करीब। और पुरुषों में इसकी वैल्यू होती है 14 के करीब। तो वो हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और जब आप देखें कि आपकी किसी के भी शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें आयरन की गोलियाँ देता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? रक्त में। इसी कारण से हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग क्या होता है? रेड कलर होता है। और ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमको ध्यान रखना है। किसका है? आयरन मेटल का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन B12 का नाम आप आजकल बहुत फेमस है कि इसके B12 की कमी हो गई। और B12 मिलता है ज़्यादातर किसमें मिलता है? नॉन वेज में मिलता है। ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन की ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो वेजिटेरियन हैं, जो शाकाहारी हैं, उनमें इस विटामिन की बहुत कमी हो जाने से थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है ना। और बहुत से हमारी मेटाबॉलिक जो गतिविधियां हैं उनको ये प्रभावित करता है। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है ना। तो आपको उसी से रिलेटेड आपको मेडिसिन दी जाती है। तो आप देखना विटामिन B12 के अंदर कोबाल्मिन नाम आया ना, साइनोकोबाल्मिन। इसका मतलब क्या है? कोबाल्ट का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसकी हमारे जैविक तंत्र में, बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन B12। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको पढ़ना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन आपको क्यों दिया? ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि तीन चीज़ें, केवल तीन ही बताएं जो इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी कितने होंगे? हजारों हैं।
हजारों लाखों की संख्या में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज की तारीख में हमको पता है, जो हमारे लाइफ में हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, है ना, लॉट ऑफ केमिकल्स एंड लॉट ऑफ मेडिसिन्स में यूज़ हो रहे हैं। कई प्रकार के जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो इन कॉम्प्लेक्स के कारण होते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ना। धातु को शुद्ध बनाने में, धातु निष्कर्षण में भी होता है इसका यूज़। तो वो हम आगे देखेंगे चैप्टर के लास्ट में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ क्या है। लेकिन ये तो आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो कि हमको पढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए 2-3 लाइनें मैंने लिखी। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आणविक अथवा योगात्मक यौगिक, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। तो इससे पहले कि हम योगात्मक यौगिक के बारे में पढ़ें, हमको ये जानना जरूरी है कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। हमने यौगिक की परिभाषा तो पहले चैप्टर में पढ़ ली, 11th में देख ली कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स, है ना। भिन्न भिन्न तत्वों के योग करने से क्या बनता है, संयोग से क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो ये यौगिक जो बनता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली एक परिभाषा, एक सामान्य परिभाषा बच्चों को समझने के लिए आवश्यक है, वैसे 11th में आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे हैं, वे यौगिक जो जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जीवित पदार्थ हैं कौन कौन से? या तो जीव जंतु, जिसमें हम भी आगे प्राणी वर्ग, और एक है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे वो जिंदा हो, जीवित हो या मृत हो, उनसे जो प्राप्त यौगिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद तो इसकी शाखा और बढ़ती चलेगी। शुरू में उनको कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज की तारीख में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में भी बन रहे हैं और आर्टिफिशियली भी हम बना पा रहे हैं, है ना। लेकिन शुरुआती जो परिभाषा थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये थी। बाद में इनकी स्ट्रक्चर से इनके जैसे और भी कंपाउंड बनाए गए, उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे हैं जो अजीवित पदार्थों से, चट्टानों से, है ना, मिट्टी से, है ना, या फिर किसी मेटल से, या इनकी किसी से रिएक्शन द्वारा जो हमको यौगिक मिलते हुए कहलाते हैं अजीवित पदार्थों से प्राप्त यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये अकार्बनिक यौगिक पुनः कितने प्रकार के होते हैं? ये अकार्बनिक यौगिक पुनः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है साधारण यौगिक और एक है योगात्मक यौगिक। साधारण यौगिक कौन से हैं भाई? सिंपल कंपाउंड्स कौन से हैं? सिंपल एसिड्स, सिंपल बेस, साधारण अम्ल, साधारण क्षार, और अम्ल और क्षार के मिलने से बनने वाले साधारण लवण, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? ये NaCl, ठीक है। तो NaOH क्या? साधारण यौगिक, ये भी साधारण यौगिक, और इनसे बना जो लवण वो भी क्या है? सॉल्ट क्या है? साधारण लवण, है ना। अब ये जो साधारण लवण बना Na और NaCl, ये NaCl इसके 2 पार्ट हैं, है ना। एक है Na प्लस, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है इसलिए Na प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब अगर मैं इसको जल में घोलूँ तो ये Na प्लस यानी सोडियम धनायन का भी टेस्ट देगा, और क्लोराइड आयन Cl माइनस को हम कहते हैं क्लोराइड आयन का भी ये परीक्षण देगा, ठीक है। साधारण लवण की विशेषता होती है कि वे जलीय विलयन में अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। अगर आप टेस्ट लगाओगे लेबोरेटरी के अंदर, इसके कुछ टेस्ट हैं जो आप 12th में और 11th में आप करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट, मूलक परीक्षण जो कहते हैं हम, है ना, रेडिकल टेस्ट। तो उन मूलकों के परीक्षण से आप इनकी उपस्थिति की पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आयन उपस्थित हैं या नहीं ये हमको पता लग जाएगा। तो साधारण लवण जो होते हैं वो जलीय विलयन में अपने आयनों का परीक्षण देते हैं, ठीक। अब आते हैं हम योगात्मक यौगिक के ऊपर, ठीक है। लवण तो एक ही था, लेकिन एक से अधिक साधारण लवण मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उनको बोलते हैं हम योगात्मक यौगिक। एक से अधिक साधारण लवण मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उनको बोलते हैं हम, समझ में आ गया। तो योगात्मक यौगिक पुनः 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक की परिभाषा आपको समझ में आ गई। दो या एक से अधिक साधारण लवण आपस में संयोग करके, है ना, निश्चित अनुपात में संयोग करके
जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं वे कहलाते हैं योगात्मक यौगिक। ये योगात्मक यौगिक पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक तो है द्विक्लवण जिनको कहते हैं डबल सॉल्ट, और एक है उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। योगात्मक यौगिक पुनः दो प्रकार के होते हैं, द्विक्लवण और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। सबसे पहले हम देखते हैं द्विक्लवण क्या होते हैं। तो द्विक्लवण यानी डबल सॉल्ट, इनको जालक यौगिक भी कहा जाता है, इसकी विशेषता ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये द्विक्लवण दो भिन्न भिन्न साधारण लवणों के संयोग से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रायः जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं। आप देखना इनके फॉर्मूले के अंदर जल जरूर होगा, 6H2O, 2H2O, है ना, 24H2O, 10H2O, ये कुछ न कुछ इनके साथ जो क्रिस्टलन जल कहते हैं इसको, जो अलग से लगा रहता है, और इसको गर्म कर, जब भी हम इनको गर्म करेंगे तो क्रिस्टलन जल निकल जाएगा, है ना। और अक्सर इनके रंग भी जो होते हैं वो क्रिस्टलन जल के कारण होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को गर्म करोगे तो वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से वो जो 5H2 है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रायः जल योजित होते हैं, यानी इनके अंदर जल का क्रिस्टलन जल अवश्य होता है। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु जल में विलय करने पर आयनों में वियोजित होकर सामान्य लवणों के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात आयनों का परीक्षण देते हैं। देखना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आप सब समझ जाओगे। ये क्या करते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में तो जैसे NaCl है, तो वो Na और Cl आपस में बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं है, है ना। लेकिन अपने जैसे ही जल में अपने इसको विलय किया तो Na+ और Cl- क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो Na+ का टेस्ट भी देगा, Cl- का भी टेस्ट देगा, और ये टेस्ट NaCl से डिफरेंट होगा। इसलिए ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जल में विलय करने पर आयनों में वियोजित होकर अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, फेरस सल्फेट, ये एक लवण है, साधारण लवण है। अमोनियम सल्फेट, ये भी एक लवण है, और 6H2O, इनको मिलाने पर हमको क्या मिला, FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। ये 12th के प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में मैंने लिखा है FAS। और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं मोहर लवण, मोहर सॉल्ट, MOHR, मोर सॉल्ट कहते हैं इसको, ठीक। तो इन दो लवणों के संयोग से क्या बना, इन दोनों लवणों के संयोग से क्या बना, फेरस अमोनियम सल्फेट बना। तो ये डबल सॉल्ट है ना। अब ये जो डबल सॉल्ट है ये क्या करेगा, ये जलीय विलयन में इसी प्रकार से, हाँ अब देखो, ये साधारण लवण, ये FeSO4 एक नहीं है, ये किससे बना, Fe+2 और SO4-2, तो ये दोनों का परीक्षण देगा। ये अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम का भी देगा, सल्फेट का भी देगा। ये साधारण लवण है, सिंपल सॉल्ट है। अब ये देगा कि नहीं देगा, ये हम देखते हैं नीचे। अगर मैं मोहर सॉल्ट को जल में विलय करूं तो ये Fe+2 का परीक्षण देगा, अमोनियम का परीक्षण देगा और सल्फेट का परीक्षण देगा। यानी जिन जिन आयनों से मिलकर के बना है उन सभी आयनों का परीक्षण ये देगा, है ना। ये इसकी विशेषता डबल सॉल्ट की। तो मोहर लवण का जलीय विलयन Fe+2 NH4+, और ये है फेरस, ये है अमोनियम और ये है सल्फेट, इन आयनों का परीक्षण देता है, ठीक है। चलो, जो कि हमने परिभाषा में भी देखा था। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, पोटाशियम जिसको कहते हैं फिटकरी, जो हम घर में यूज़ करते हैं ना। फिटकरी का यूज़ क्यों किया जाता है, कहीं रक्तस्राव, कहीं पर चोट लगी हो, खून बह रहा हो, तो उस खून का थक्का जमाने के लिए, खून को बहने से रोकने के लिए। क्यों, कैसे कैसे रुक जाता है खून बहना, ऐसा क्या होता है उसमें, तो वो हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, पृष्ठीय रसायन, है ना। हमारा खून जो होता है वो कोलाइडी सॉल्यूशन रहता है, उसके ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव, और इसके फिटकरी के अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज आयन रहते हैं। तो ये उसके साथ क्या कर लेते हैं, उसको स्कंदित कर देते हैं, तो रक्त के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस स्कंदन के कारण ही रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। अब ये जो फिटकरी बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं, इसमें भी हमने 2 सॉल्ट लिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के 2 आयन हैं, पोटेशियम और सल्फेट, इसमें भी 2 हैं, एल्यूमिनियम और ये K+SO4-2, ये है एल्यूमिनियम +3+, ये SO4-2। इन दोनों को मिला है क्या बना, K2SO4 Al2SO4 का होता है 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र है। इसको एक नाम और है इसका, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब ये जो
पोटाश एलम बना, ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा K+ का, ये एल्यूमिनियम का भी टेस्ट देगा Al+3 का, और ये सल्फेट का भी देगा। ये डबल सॉल्ट की विशेषता है कि जिन आयनों से ये बना है उन सभी आयनों का परीक्षण ये देता है। इसी प्रकार हम कार्नेलाइट की बात करें, ये कार्नेलाइट ये भी फेमस है। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो KCl MgCl2 6H2 कार्नेलाइट का सूत्र है। ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, परीक्षण देगा, क्लोराइड का भी देगा Cl- का, और मैग्नीशियम का भी देगा Mg+2 का। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी, इन तीनों का जब मैं आप अगर इनको स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी। क्या लगेगी? एक तो दो सोल्ट लेते हैं, उसमें ऋणायन कॉमन है। देखो, इधर भी सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, इधर भी क्लोराइड है, इधर भी क्लोराइड है। तो हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम, कि एक आयन कॉमन रहता है, और वो आयन ज़्यादातर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज आयन कॉमन रहता है इसमें। ठीक है, और जल, क्रिस्टलन जल इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, ये अपने आयनों के परीक्षण जलीय विलयन में देता है। ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन एक्वियस स्टेट में यानी एक्वियस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में ये स्टेबल नहीं होता, ये अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये आप डबल सॉल्ट के बारे में मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
होता है देखो, एक बीकर में पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को हमने मिलाया, उसको शुष्क होने तक वाष्पीकृत किया, तो हमको पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक कंपाउंड यौगिक मिला हमको, है ना। तो ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड, इसमें क्या मिलाया, फेरस साइनाइड FeCN2, क्या बना, K4FeCN6 बना, है ना। तो ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये है उपसह संयोजक यौगिक। तो इसमें और द्विक लवण में क्या फ़र्क है भाई, द्विक लवण में कहीं पर भी ये ब्रैकेट नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट है वो, ये ब्रैकेट ही इसकी पहचान है कि ये उपसहसंयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक की पहचान है यह ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक। ये बड़ा कोष्ठक जहाँ पर भी होगा वहाँ पर यानी वो यौगिक क्या होगा, संकुल यौगिक होगा, है ना। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, हमने बड़ा कोष्ठक क्यों बनाया, क्योंकि जब हम इसको जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा पोटेशियम आयन 4K+, दूसरा बनेगा फेरोसाइनाइड आयन। ये फेरोसाइनाइड आयन देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फेरोसाइनाइड आयन Fe+2 और Cn- में नहीं टूटा। आयरन और साइनाइड के साइनाइड आयन हमको प्राप्त नहीं हुए, जलीय विलयन में भी ये अपनी इस अवस्था में बना रहा। आया समझ में, इसलिए इसने अपने अस्तित्व को ठोस अवस्था में भी बनाए रखा और जलीय विलयन में भी बनाए रखा। ये डिफरेंस है द्विक लवण से। द्विक लवण अपने आयनों में टूट जाते हैं, संगठक आयनों में, और उनका परीक्षण देते हैं। और संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक अपने संगठक अवयवों के आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ये न तो आयरन का परीक्षण देगा और न साइनाइड का परीक्षण देगा। ठीक, तो जलीय विलयन में भी FeCN4- अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अतः K4FeCN6 जलीय विलयन में Fe+2 और Cn- आयनों का परीक्षण नहीं देता है। ये इसकी विशेषता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि द्विक लवण जो होता है वो अपने आयनों का परीक्षण देता है और उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक अपने आयनों का परीक्षण जलीय विलयन में बिल्कुल नहीं देता, है ना। अपना अस्तित्व ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था में दोनों में बनाए रखता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया हमने, इसमें द्रव अमोनिया को मिलाया तो हमको मिला ये कॉम्प्लेक्स। कैसे पता लगाया, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ये वाला, ये है, ये वाला ब्रैकेट है, इससे हमने पहचान लिया कि कॉम्प्लेक्स बनाया इसने। अब इस कॉम्प्लेक्स का जलीय विलयन लेंगे तो क्या बनेगा, संकुल भाग, इसको ये कभी टूटेगा ही नहीं और ये सल्फेट आयन मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, न तो हमको कॉपर आयन मिले, कॉपर आयनों का टेस्ट नहीं देगा ये, इसलिए ये संकुल भाग है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि CuNH3 4SO4 का जलीय विलयन Cu+2 आयन का परीक्षण नहीं देता, है ना। या नेक्स्ट पे जा गया, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को अमोनिया के जलीय विलयन में मिलाने पर गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। जो हमको संकुल मिला वो गहरे नीले रंग का था, है ना। इसका मतलब वो जो गहरा नीला रंग आया वो Copper+2 आयनों का नहीं है, वो है इस संकुल का। समझ में आया, नहीं तो कोई कह देगा कि किसके कारण आया गहरा नीला रंग, के कॉपर आयनों के कारण आया, नहीं, इस संकुल बनने के कारण वो गहरा नीला रंग प्रकट हुआ। आगे विस्तार से पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में, लेकिन फिर भी मोटी मोटी जो ऊपर की बात है वो हम आज क्या सीखें कि उपसंयोजक यौगिक अपना अस्तित्व ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था में दोनों में बनाए रखते हैं। ये जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं और इनकी पहचान है ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनकी पहचान इसके द्वारा की जाती है। तो उपसंयोजक यौगिकों या संकुल यौगिकों में कम से कम एक संकुल भाग अवश्य होता है। मैं कुछ नीचे उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसमें भी ब्रैकेट दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है और इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ही संकुल यौगिक की पहचान है। दूसरी बात ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ फिक्स होती है कि एक न एक मेटल आयन होगा, धातु आयन होगा। धातु की विशेषता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन देने पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, यानी इसके अंदर या तो पॉजिटिव आयन होगा कोई न कोई मेटल आयन, या फिर उदासीन हो परमाणु होगा, है ना।
और वो सेंटर में होगा, सेंट्रल केंद्रीय धातु आयन होगा। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा और ये आयन अन्य आयनों या उदासीन अणुओं से उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधा हुआ होगा। ठीक। और ये जो अन्य आयनों से जो अन्य आयन जो इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे वो कहलाते हैं लिगेंड। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। और इस प्रकार बनने वाले यौगिक को कहते हैं संकुल यौगिक। अब देखना कैसे होता है ये। एग्जाम्पल, आपने उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ा होगा। उपसह संयोजक यौगिक आपने 11th में देखा होगा। उपसह संयोजक बंध क्या होता है? उपसह संयोजक बंध सह संयोजक बंध की एक विशेष स्थिति है जिसमें साजित परमाणु, साजित इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन दोनों कौन दे रहा है? बी दे रहा है ना। किसको दे रहा है? ए को दे रहा है, इसलिए इसका निशान किस तरफ है? बी से ए की तरफ है। तो बी तो हुआ दाता और ए क्या हुआ? ग्राही। ठीक है। अच्छा, बी ने इसको जो इलेक्ट्रॉन दिए इस पर दोनों का अधिकार होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। समझ में आया? ठीक। तो उपसह संयोजक बंध की दिशा कहाँ होती है? देने वाले से लेने वाले की तरफ, दाता से ग्राही की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, तीर का निशान होता है। और देता तो एक जना है लेकिन अधिकार दोनों का होता है उस पर, है ना। पिताजी ने दुकान खोल के दी, बेटा उसको चला रहा है। अब दिया पिताजी ने, लेकिन उससे जो प्रॉफिट होगा उस पर दोनों पिताजी का भी अधिकार होगा और पुत्र का भी अधिकार होगा। ठीक है। तो ये जो बंध है वो कहलाता है उपसह संयोजक बंध, जो कि आप 11 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। 12th में आगे हो तो आपको कम से कम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप 11th की वीडियो में आप देख लेना जब मैं बनाऊँगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक। अब माना कि इसको दिखाते कैसे, देखो यहाँ पर जैसे कि FeCN6 4- है। ठीक है। अब इसमें 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसकी शेप क्या होगी? अष्टफल की। मैंने ऐसी शेप बना दी। तो इसमें 6 साइनाइड आयन है, CN-, डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर केवल ये बता रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है ये सारे के सारे क्या हैं? उपसहसंयोजक बंध। ये देखिए, ये तीर का निशान, 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 ये तीर का निशान। तो इसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है आयरन, और ये आयरन जो है वो अन्य परमाणु के साथ, साइनाइड आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होता है। ठीक है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। सेम टू सेम एग्जांपल आपको नीचे और दे रखा है PtCl4 का। इसमें भी आप देखिए ये चारों लिगेंड है क्लोराइड वाले, और ये चारों इसको इसके रिक्त कोश में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए तीर का निशान किससे किस तरफ है? क्लोराइड से Cl- से प्लेटिनम की तरफ है। इसको एक्चुअल में क्लोरिडो कहते हैं या फिर क्लोरिडो कहते हैं इसको, है ना, या क्लोरो कहते हैं। लिगेंड का नाम जब आता है तब वो अपन आगे देखेंगे सब। अभी तो आप केवल इतना ध्यान रखिए, तीर का निशान देखिए बस। ये तीर का निशान सेंटर की तरफ होता है इसमें। तो एक मेटल आयन होता है ना, कुछ लिगेंड होते हैं, और ये लिगेंड सेंट्रल एटम से, केंद्रीय धातु आयन से उपसह संयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से बनने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं? संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हालांकि मैं आज क्वेश्चन देना रह गया, मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगा कि द्विक लवण योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यौगिक होते हैं 2 प्रकार के, एक तो कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? अकार्बनिक यौगिक, है ना, अकार्बनिक यौगिक में आ जाते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो साधारण लवण और एक साधारण यौगिक, और एक योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, द्विक लवण और उपसह संयोजक यौगिक, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में द्विक लवण और उपसह संयोजक यौगिक यानी संकुल यौगिक के बीच में अंतर पूछ लेते हैं कि 3 अंतर लिखिए, 2 अंतर लिखिए। तो बहुत ही ईजी, अगर आपने समझा है इस टॉपिक को तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला अंतर होती है उसकी परिभाषा। तो इनका निर्माण 2 सामान्य लवणों के संयोग से होता है, और संकुल यौगिक का निर्माण जो होता है, इनका निर्माण सामान्य लवणों से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो लवण हो, है कि नहीं। इसमें तो 2 लवण होंगे ये फिक्स है, लेकिन इसमें एक लवण हो और एक दूसरा यौगिक भी हो सकता है। जैसे कॉपर सल्फेट एक लवण है, अमोनिया लवण नहीं है, अमोनिया क्षार है।
तो वो उससे रिएक्शन करके टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट संकुल बना रहा है। दूसरा है कि द्विक लवण जो होते हैं इनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए जलीय विलयन में इनका अस्तित्व नहीं होता। जबकि संकुल यौगिक में मैंने आपको बताया वो ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं टूटता, इसलिए इनका अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी बना रहता है। ये अपनी पहचान को बनाए रखता है, वो टूटता नहीं है आयनों में। नेक्स्ट, द्विक लवण संघटक लवणों की प्रकृति, हाँ, ये जिन लवणों से बने होते हैं उनकी प्रकृति आयनिक होती है, फिक्स है। लेकिन संकुल यौगिक जिनसे बने होते हैं उनमें धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं और उदासीन भी भाग भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आयनिक प्रकृति हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो उदासीन भी हो सकता है। अगला है इनके गुण, संघटक आयनों के गुण होते हैं। देखो ये जो द्विक लवण होते हैं जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, सबसे अच्छी बात मैंने आपको ये बताई थी, कहना रह गया इसमें। जब भी कोई अंतर लिखो तो एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लिया फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इनका निर्माण दो सामान्य लवण से बनता है, FeSO4 NH4 2SO4, ये दो लवण हैं अलग अलग, इनसे मिलकर के होता है। ठीक है, संकुल यौगिक में क्या है, KCN तो क्या है, एसिड है। ठीक है, HCN से ही KCN बना, ठीक है ना, और किससे बना, ये FeCN2 से बना। तो ये दोनों तो लवण नहीं है, इसलिए इनका निर्माण इनके द्वारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर इनका अस्तित्व मात्र ठोस अवस्था में होता है, जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। तो जलीय विलयन में ये Fe+2 NH4+ में और SO4-2 तीनों में टूट जाते हैं, जबकि ये है इसमें ये ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं टूटता। ठीक, इनके गुण संघटक आयनों के गुण होते हैं। अब चूंकि फेरस अमोनियम सल्फेट में वो फेरस आयन का परीक्षण भी देगा, फेरस फेरिक में बदल के फेरिक का परीक्षण देगा। ठीक है, और फेरस अमोनियम सल्फेट तो अमोनियम आयन का भी परीक्षण देगा ये, और सल्फेट आयन का भी परीक्षण देगा। जबकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ये K4FeCN6 में ये ब्रैकेट के अंदर जो आयन है Fe+2 और Cn- इनका परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि वो ब्रैकेट अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। वो संकुल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो नहीं टूटता आयनों में। इसलिए हम कह सकते हैं इनमें उपस्थित संकुल भाग के गुण संघटक आयनों के गुण से भिन्न होते हैं। और अंतिम, द्विक लवण में धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि संकुल यौगिक में धातु आयन की दो संयोजकता होती है। इसमें तो एक ही संयोजकता होती है जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दो होती हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक कौन सी और द्वितीयक कौन सी हम आगे पढ़ेंगे, आगे के भाग में, लेसन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक होती है जो अपन कैलकुलेशन से निकालते हैं, है ना, ऑक्सीकरण अंक से निकालते हैं, वो होगी उसकी प्राथमिक। द्वितीय कौन सी होगी कि वो कितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, जितने लिगेंडों से वो जुड़ा हुआ है या जितने बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। अगर 6 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी संयोजकता हो गई 6, जैसे K4FeCN6 में 6 बॉन्ड बना रहा है। आयरन जो है साइनाइड के साथ 6 बंध बना रहा है, इसलिए इसकी द्वितीय संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गई। वो हम आगे देखेंगे कंप्लीट डिटेल में। आज के लिए इतना काफ़ी है कि इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। विटामिन B12 किसका संकुल है, कोबाल्ट का, है ना। हीमोग्लोबिन किसका संकुल है, आयरन का। क्लोरोफिल किसका है, मैग्नीशियम का, है ना। और उसके बाद द्विक लवण क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है। सार आज का यही है। ठीक है, अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, है ना, इनको हम कैसे पहचानते हैं, ब्रैकेट से पहचानते हैं, और इनके जलीय विलयन का इसका परीक्षण देते हैं क्या, नहीं देते हैं। यानी ये ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। द्विक लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको सार के रूप में ध्यान रखनी चाहिए, इतना काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन आज वाले टॉपिक में से यही आता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। एक वो आ सकता है अपना कॉपर सल्फेट में हमने द्रव अमोनिया मिलाई थी, तो जो नीला रंग आया वो किस कारण आया, कॉपर Cu+2 आयन के कारण नहीं आया, वो उस कॉम्प्लेक्स जो बना था उसके कारण आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको पूछे जा सकते हैं, है ना। और भी मैं आपको बताऊंगा आगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चूँकि आज शुरुआती पार्ट था इसलिए मैंने आज इसको इतना ही बनाया। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप अपने क्वेश्चन की कॉपी में उतार लीजिएगा।
धन्यवाद।